नमस्कार। बघेल ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मनोरोग पर। मनोरोग किस प्रकार से भारत के लिए चुनौती बना हुआ है और मनोरोग से जुड़ी एक कभी बड़ी घटना हुई है, आइए जरा उसको देखते हैं हम लोग। उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के हत्या के आरोपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 8 साल से बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे। ये उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हीं के सुरक्षाकर्मी ने इन्हीं के सीने पर गोली दाग दी और जिन महोदय ने गोली दागी वो एएसआई थे और वो 8 साल से बाइपोलर द्विध्रुव विकार से ग्रसित थे। द्विध्रुव विकार नामक मनोरोग से ग्रसित थे। तो आज का वीडियो द्विध्रुव मनोविकार पर आधारित है, जो एक प्रकार का मनोरोग है और भारत में मनोरोग की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। ये देखिए, इनकी गोली मार दी गई, क्या करें बेचारे। आगे बढ़ते हैं तो पहले जान लेते हैं क्या कुछ इस वीडियो में है। तो सबसे पहले संदर्भ को जानेंगे, फिर मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है सीखेंगे, भारत सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और अंत में फिर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले संदर्भ देख लेते हैं। यह व्यक्ति जो आरोपी हैं, इनके हत्या के रिस्पेक्ट में तो माना जा रहा है कि यह जो व्यक्ति हैं यह बाइपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ग्रसित थे। मैनिक बाइपोलर या मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर से यह ग्रसित थे, ऐसा इनके चिकित्सक ने बताया। 8 सालों से इनका इलाज चल रहा था। साथियों, जब एक ऐसी घटना होती है, जब उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, विशेष रूप से जब उसके सुरक्षा कर्मी द्वारा ही, ऐसा पहले भी हो चुका है। भारत की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी कुछ हत्या इसी प्रकार से हुई थी। तो इससे जनता में अविश्वास का माहौल उत्पन्न हो जाता है। जनता सरकार पर कम विश्वास करने लगती है और क्या शासन प्रशासन को और चुस्त नहीं रहना चाहिए था क्या? जब ये 8 सालों से एक रोग से ग्रसित हैं तो इनको तो कोई और कार्यभार दिया जा सकता था, इनको थाने में बैठा दिया जा सकता था, इनको कहीं आसान कार्यों का भार दिया जा सकता था। इतने महत्वपूर्ण पद पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री, जिसको जनता ने चुना है और जनता चुनने के बाद ही वो कार्यपालिका के भी सदस्य हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना जो 8 साल से एक मनोरोग से ग्रसित हैं, तो यह जरूर चिंता का विषय है हमारे देश के लिए। और इससे जनता में एक अविश्वास उत्पन्न होता है। जनता को यह लगने लगता है कि जब उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो भला इस देश में हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। इसीलिए यह विषय हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गोपाल दास द्वारा उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये जो आरोपी हैं वह उन्माद अवसाद विकार मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ग्रसित थे। तो आइए सीखते हैं मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, उन्माद अवसाद विकार क्या होता है। उन्माद अवसाद विकार को द्विध्रुव या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है मैनिक और दूसरा होता है डिप्रेसिव। 2 एपिसोड होते हैं इसमें। पहला जो एपिसोड होता है उसको कहते हैं मैनिक, और मैनिक को हम लोग उन्माद कह सकते हैं। जब मैनिक का कंडीशन आता है, ध्यान रखिए साथियों, यह जो मैनिक अवसाद विकार है यह एक प्रकार का मनोरोग है या मनोविकार है, और इसमें 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है मैनिक और दूसरा होता है डिप्रेसिव। जब मैनिक के कंडीशन में होता है, जब मैनिक के कंडीशन में मनोरोगी होता है, तब वह उच्च ऊर्जा एवं उच्च गतिविधि
अनुभव करता है। आइए जरा उन्माद को समझते हैं। साथियों, एक दिन एक पत्नी अपने पति को देखती है कि वो बहुत कम सोने लगे हैं और उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 10 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, अब आधा घंटे नहीं आते हैं। बस का भी वेट नहीं कर पाते, पैदल ही ऑफिस निकल लेते हैं। एक दिन तो हद ही हो गई, वह एक बहुत ही महंगी लाखों की टीवी घर ले आते हैं, खेलने के लिए बहुत सारा 4-5 पूल टेबल ले आते हैं। और एक दिन तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, उनके जेब में मिला कॉन्डम, निरोध मिला। और जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा ये क्या है, तो वो बड़े ही गर्व के साथ, प्राउड फीलिंग के साथ कहते हैं मैं प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करके आ रहा हूं। और जो पहले ऐसे नहीं थे, ध्यान देने की बात है, उनका व्यवहार, उनकी भावना, उनकी धारणा, उनकी गतिविधि, उनकी ऊर्जा पहले ऐसे नहीं थी जो अब ऐसी हो गई है। तो जब उन्माद का अवस्था होता है तो मनोरोगी उच्च ऊर्जा का अनुभव करता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कम सोने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कहीं भी जाता है तो लोगों से लड़ने लगता है और कई प्रकार के अनचाहे चीजें करता है। यानी कि यह जो उसकी ऊर्जा है यह सकारात्मक नहीं है, उसको नकारात्मक रूप से असर कर रही है। यह जो उसकी एक्टिविटी है उसको पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं, निगेटिवली इंपैक्ट कर रही है, जो पहले वो ऐसे नहीं थे। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस करता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो पहले ऐसा नहीं था, तो उसको ही उन्माद कहा जाता है। आइए उन्माद के कुछ लक्षणों को देखते हैं कि बहुत ज्यादा बात करेगा, वह चुप ही नहीं रहेगा, उसके मस्तिष्क में मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं। कभी खाना बना रहा है तो तुरंत बाहर घास को साफ करने चला जाएगा, फिर तुरंत पढ़ने लगेगा और बात बात पर गुस्सा होने लगेगा। उसकी कुछ धारणा ऐसी बन जाएगी जो सही नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, फिर भी उसको मानने लगेगा, अपने आप को ईश्वर मानने लगेगा, अपने आप को सर्वशक्तिशाली संपन्न समझने लगेगा, अपने आप को ईश्वर के तुल्य बताने लगेगा। एक घटना हम आपको सुनाते हैं। एक मनोरोगी का इलाज चल रहा था और जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, इलाज कर रहे थे। उन्होंने पूछा अम्मा आपका नाम क्या है? अम्मा ने दिया खींच के एक झापड़। डॉक्टर साहब अपना नाम भूल गए। तो वह महिला मनोरोग से ग्रसित थी, बोली मेरा नाम नहीं जानते हो? मैं शेरा वाली मां हूं, मैं ये देवता हूं, मैं यह देवी हूं। इसी तरीके से एक व्यक्ति जब मनोरोग से ग्रसित था तो उसको परिवार वाले झाड़ फूक वाले बाबा के पास ले गए। बाबा पानी वानी छिड़क रहे थे उस पर, अपनी जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं इलाज करने के लिए उन लोग वो कर रहे थे। मरीज ने झाड़ू उठाया और झाड़ू वाले बाबा को ही साफ कर दिया। तो ऐसी भी घटना होती रहती है। तो बहुत ज्यादा बात करने लगता है, रेसिंग थॉट्स, बहुत ज्यादा विचार मन में चलते हैं, हॉस्टिलिटी, समाज से, लोगों से उसकी शत्रुता बढ़ जाती है, बहुत कम सोने लगेगा और उसको डिल्यूजन्स होने लगेंगे। दो शब्द होते हैं साथियों, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन में हम लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं जो वास्तविक है ही नहीं। हमें लगेगा कि हम कहीं रेस्टोरेंट पर हैं, लगेगा सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं, सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप उनको समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, फिर भी वो नहीं मानेगा, उच्च ऊर्जा है ना, नहीं मानेगा। तो इसको कहते हैं डिल्यूजन। दूसरा होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में 5 इंद्रियों का कार्य होता है। 5 इंद्रियां कौन कौन से? आंख, नाक, कान, टेस्ट और स्पर्श। उसको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो है ही नहीं, ऐसी चीजें सुनाई देने लगती है जो है ही नहीं। किसी की आवाज सुनने लगेगा, किसी को देखने लगेगा। हेलुसिनेशन। मुन्ना भाई, संजय दत्त, गांधी जी के बारे में इतना पढ़ लेते हैं कि उनको गांधी जी ही दिखाई देने लगते हैं। अगर आपने मिर्जापुर का दूसरा भाग देखा होगा तो उसमें जो लड़का रहता है वह मैनिक से ग्रसित होता है, स्कूलों में लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने ही बात को सर्वोत्तम समझता है, अपने आप को मोस्ट पावरफुल समझता है, अपनी तुलना ईश्वर से करने लगता है।
तो अभी जो हेलुसिनेशन है उसमें वो अनचाहे टेस्ट का अनुभव करेगा। तो हेलुसिनेशन में 5 इंद्रियों के जरिए उसको ऐसी चीज अनुभव लगने लगती है जो वास्तविक में है ही नहीं। तो यह मेनिया के या फिर उन्माद के या मैनिक के लक्षण है। अभी इसी में अभी व्यक्ति कभी कभी मैनिक महसूस करता है तो कभी कभी वह अवसाद फील करने लगता है। अवसाद में निम्न ऊर्जा और निम्न गतिविधि हो जाती है। सारा दिन सोता रहेगा, बातें कम करेगा, दुखी दुखी रहेगा, चीजों को भूलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिप्रेशन में आ जाता है, एक्सट्रीम फटीग हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस हो जाती है, दुखी रहने लगता है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे जाने लगती है, पुअर न्यूट्रिशन, कम खाने लगता है और सोने भी लगता है। तो कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार के मनोरोग से पृथक रूप से ग्रसित हो सकता है, डिप्रेशन में भी पृथक रूप से ग्रसित हो सकता है, और हो सकता है ये दोनों रोग एक साथ हो जाएं। तो जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो इसी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। तो 1 हफ्ते तक ये रहता है, फिर यह हो जाता है, यह अवधि बढ़ भी सकती है, लगभग है। तो साथियों, जब ऐसी स्थिति होती है, जब कोई व्यक्ति मेनिया से ग्रसित होता है या जब कोई व्यक्ति अवसाद से ग्रसित होता है, तो परिवार वाले फिर जाते हैं झाड़ फूक बाबा के पास, अंधविश्वासों पर आ जाते हैं। क्योंकि साथियों, अगर किसी को चोट लगती है, किसी का पैर टूट जाता है या अन्य कुछ शारीरिक नुकसान होता है तो वो चिकित्सक के पास जाते हैं। लेकिन ये ऐसे रोग होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, और मतलब शरीर में कोई चोट दिखाई नहीं देगा, मनुष्य स्वस्थ रहता है शारीरिक रूप से, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधि करने लगता है जो पहले वो नहीं करता था। अभी उन्माद में है तो ज्यादा पैसे खर्च करने लगेगा, लोगों से लड़ने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात में आप लोगों की बहस हो जाएगी। तो फिर लोग ऐसे वक्त में उन्हें चीजें समझ में नहीं आती हैं और वो जाते हैं कहाँ, तो बाबाओं के पास, जो अंधविश्वास के जरिए इन चीजों को हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन चीजें वहां से बात बनती नहीं है और कुछ दिन बाद उनको मनोचिकित्सक के पास आना ही पड़ता है। तो आप एक सिविल सेवक हैं, ध्यान रखिए कि बाबाओं के पास हल नहीं होगा, हल चिकित्सक के पास ही मिलेगा। और साथियों, हमारे देश में मनोरोगी को आज भी एक कल्पना मात्र समझते हैं और अधिक से अधिक क्या करते हैं तो मनोरोगी को पागल कह देते हैं, हाफ माइंड कह देते हैं, सनकी कह देते हैं, सटकी कह देते हैं, ना जाने क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो जैसे कोई हृदय रोगी हो सकता है, जब उसका हृदय सही से कार्य न करे, कोई फेफड़े का मरीज हो सकता है। तो उसी तरीके से जब हमारा मस्तिष्क संतुलन की अवस्था में नहीं होता है तो हम मनोरोगी हो जाते हैं, पागल नहीं है। तो फिर भी जो भी है समाज की गतिविधियां हैं, डिलूजन्स के बारे में सीख गए हम लोग, ऐसी धारणा जो है ही नहीं कि मुझे कोई देख रहा है, सब मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं, सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। हेलुसिनेशन, 5 इंद्रियों के जरिए ऐसी चीज देखना जो है ही नहीं, ऐसी चीज सुनना जो है ही नहीं, ऐसी चीज को स्पर्श करना जो है ही नहीं। अभी इस बाइपोलर डिसऑर्डर के या कोई भी मनोरोग के कारण क्या क्या है, तो अनुवांशिक हो सकता है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनके पिताजी भी मनोरोग से पीड़ित थे और उसके दादाजी भी मनोरोग से पीड़ित थे, तो जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक जीन क्या है, तो डीएनए का वह भाग जो अनुवांशिक सूचनाओं को रखता है उसे जीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानसिक आघात। किसी को मानसिक रूप से चोट लगी हो, बचपन में ही उसके माता पिता ने किसी भूलवश उसको बहुत ज्यादा मार दिया हो, स्कूल में किसी लड़के ने उसकी बहुत ज्यादा पिटाई कर दी हो, किसी ने बचपन में उसका यौन शोषण कर दिया गया हो, तो जब उसको बहुत ज्यादा मानसिक आघात लगता है तब भी कोई व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर में जा सकता है और मनोरोगी हो सकता है। उसके मस्तिष्क में चोट लगी हो, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, सड़क में दुर्घटना हो गई, 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन से दुर्घटना हो गई और उसके मस्तिष्क का अगर संतुलन बिगड़ गया तब तो पर भी वह मनोरोगी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमको किसी कार्य को करने के लिए आदेशित करते हैं, वो उनका अगर डिसबैलेंस भी होता है तो पर भी कोई व्यक्ति मनोरोग से ग्रसित हो सकता
सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है। अभी समाज में अगर आपको हीन रूप से देखा जा रहा है, अगर आप कमजोर हैं या आपने कुछ ऐसी गतिविधि कर दी भूलवश और उसकी वजह से अगर आपको समाज हीन रूप से देख रहा है, तो ऊपर भी कोई व्यक्ति मानसिक आघात में चला जाता है। एक उदाहरण देते हैं, अभी बच्चे गांव से शहर में आते हैं शारीरिक सरकारी सेवाओं में नियुक्त होने के लिए, और फिर वो गांव जाने में कतराते हैं कि समाज मुझे हीन दृष्टि से देखेगा। अब पेपर भी नहीं पास हो पा रहा है, सही तरीके को नहीं अपनाया है, हम लोगों ने सही प्रक्रिया को नहीं अपनाया, संस्थानों के जाल में फंस गए, लगातार 2-3 साल से घर वालों का पैसा भी गया, संस्थानों के चक्कर में फंस गए। अब घर भी नहीं जा सकते क्योंकि घर गांव में तो सभी एक दूसरे को जानते हैं और बात फैल चुकी है कि बच्चा तैयारी करने गया है। अब आप असफलता को लेकर कैसे जाएंगे गांव, आपको हिचक महसूस होगी और धीरे धीरे आप अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये सामाजिक कारण भी होता है। हिंसा, किसी के साथ बहुत ही भयानक हिंसा हुई हो तो उसके जरिए भी कई बार स्कूलों में हो जाता है, अध्यापक अनुचित दंड देने लगते हैं, माता पिता भी कई बार अनुचित दंड देने लगते हैं, मित्रगण भी कई बार अपने मित्रों को अनुचित दंड देने लगते हैं खेल खेल में। तो ये भी एक कारण हो सकता है। पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो सकता है और वर्तमान में तो ये बहुत बड़ा कारण है। आज संसाधनों की कमी हो चली है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में पारिवारिक विवाद का होना स्वाभाविक है। तो पारिवारिक विवाद के जरिए भी कोई व्यक्ति मनोरोग से ग्रसित हो सकता है। अब इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम, अगर कोई व्यक्ति मनोरोग से ग्रसित है तो ठीक है, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम से पहले इलाज जान लेते हैं। तो ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को भूल रहा है, अगर किसी से अनुचित व्यवहार कर रहा है, या कम सो रहा है, या बहुत ज्यादा सो रहा है, या उसको कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो है ही नहीं, या ऐसी चीज सुनाई दे रही है जो है ही नहीं, तो ऐसे वक्त में हमें उसका इलाज करना चाहिए। अंधविश्वासों पर नहीं जाना चाहिए, मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। मेडिसिन से इसके लिए दवाई दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है और 1-2 महीने में ही मरीज ठीक हो जाता है, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। मनोरोग का मतलब होता है साथियों, उसके व्यवहार में, उसकी धारणा में, उसकी गतिविधि में, उसके विचारों में नकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। वो पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसे करने लगा। पति पत्नी से बार बार झगड़ेगा, रात में नहीं सोएगा, 12 बज रहे हैं उठकर कहीं चले गए। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा है वो नकारात्मक है। तो कई बच्चे ऐसा न समझे उच्च ऊर्जा का मतलब सकारात्मक, नहीं, यहाँ ऐसी ऊर्जा है जो उसके जीवन को निगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। तो आइए, अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? आत्महत्या हो सकता है, वह अपनी जान ले सकता है। कब तक अवसाद को झेल पाएगा? आप इसको समझ रहे होंगे, जब एक सीमा पर पार हो जाएगी, जब पानी नाक से ऊपर निकल जाएगा, तो वह व्यक्ति अपनी जान ले लेगा। और अपनी जान अगर नहीं ले पाता है तो आत्म क्षति पहुंचाता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। आजकल देश में प्राय जो प्रेमी युगल जोड़ा होता है, जब किसी को धोखा हो जाता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि धमनी को काट लेते हैं। अगर सही समय में अस्पताल पहुंच गए, चिकित्सक सेवा प्राप्त हो गई तो बच जाता है, नहीं तो फिर गए ईश्वर के पास। तो अभी धोखा देने से वो अवसाद में था, उसे दुनिया बेकार लगने लगी। वो अपने आप को इतना शक्तिशाली समझता था कि वो मेरी ही है, मेरी ही नियंत्रण में है। समझ रहे हैं? अवांछित परिणाम आने लगते हैं, दूसरों को भी चोट पहुंचाने लगते हैं। जब उन्माद की स्थिति आएगी, उच्च ऊर्जा महसूस करेंगे, तो कभी तो अपना ही काट लेंगे, लेकिन कभी दूसरों को भी डाल दिए चाकू। गए आप भी, इलाज नहीं कराए ना, बाबा के पास गए थे ना, बाबा को पड़ा था एक झाड़ू। ध्यान रखिए, तो दूसरों को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। आर्थिक हानि, बताए कोई भी चीज कभी भी बहुत बड़ी अमाउंट की खरीद के ले आते हैं। एक बच्चा तो एक बार 4-5 PS2 ही खरीद के ले आया, कई लाखों रुपए के। जरूरत तो एक थी ना, लाना ही था, वो भी घर वालों से बात करके लाना था। 5-6 खरीद के ले आए। एक मरीज ने तो 100 पूल के टेबल खरीद कर ले आए थे। तो आर्थिक हानि भी होती रहती है और सामाजिक संबंध भी बिगड़ने लगते हैं, पत्नी से, भाई से, चाचा से, न जाने कहां से। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ASI गोपाल दास थे, जो आरोपी हैं उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की हत्या में, वह मैनिक बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थे। मैनिक
डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कभी वो उच्च ऊर्जा महसूस करते थे तो कभी वह निम्न ऊर्जा महसूस करते थे। आइए आगे बढ़ाता हूं इस वीडियो को और जानते हैं भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। अवसाद, बेचैनी, सिजोफ्रीनिया, द्विध्रुवीय रोग, आचरण संबंधी रोग और ऑटिज्म, ये सभी मानसिक रोग के प्रकार हैं। आज हम लोगों ने बाइपोलर डिसऑर्डर को सीखा है। भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रसित हो रही है और यह किसने कहा है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। 7.5% आबादी किसी न किसी मनोरोग से ग्रसित है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को फंड का आवंटन भी अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय का मात्र 1.3% हिस्सा ही मानसिक रोगों के लिए जाता है। मैं आपको यहाँ तलब करना चाहता हूँ कि भारत के बजट का जितना भी हिस्सा होता है, एक तो उसका बहुत कम हिस्सा हेल्थ सेक्टर के लिए आता है और हेल्थ सेक्टर को जितना पैसा मिला है उसका भी बहुत कम हिस्सा मनोरोग के लिए जाता है। और यह एक प्रमुख समस्या है भारत में मनोरोगों को लेकर, क्योंकि जब तक फंड नहीं जाएगा, जब तक मनोचिकित्सा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, तब तक भला आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। भारत में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक है। साथियों जरा सोच सकते हैं, 10 लाख की आबादी में एक साइकाइट्रिस्ट है, भला यह कैसे इलाज करेगा। और यहाँ पर देखिए, इलाज चाहने वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनोचिकित्सक की सप्लाई कम है। और शास्त्र के सिद्धांत को लागू करेंगे तो हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा कि मनोचिकित्सक की जो कीमत होगी, जो फीस होगी, वो बहुत ज़्यादा हाई रही होगी। इसीलिए आप लोग सिनेमा में देखेंगे जो साइकाइट्रिस्ट का जो चिकित्सालय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वेल फर्निश्ड होते हैं, सारी भौतिक सुख सुविधाएं वहाँ होती हैं, क्योंकि बहुत महंगी रहती है। अभी 10 लाख की आबादी में मात्र देख रहे हैं 3 मनोचिकित्सक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ही नहीं। रायपुर जैसे शहर में आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे मनोचिकित्सक। आपको हृदय के चिकित्सक मिल जाएंगे, नाक कान गला के चिकित्सक मिल जाएंगे, हड्डियों के चिकित्सक मिल जाएंगे, फेफड़ों के चिकित्सक मिल जाएंगे, आपको मस्तिष्क के चिकित्सक मिल जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन साइकाइट्रिस्ट ढूंढने में आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पूरे देश भर में अत्यंत ही अल्प मात्रा में मनोचिकित्सक हैं और बहुत ही अल्प मात्रा में मनोरोगों को लेकर लोगों को जागरूकता है, बहुत ही कम जागरूकता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। और इस अभी आप देख रहे हैं आत्महत्या, सुसाइड, यानी जीवन से इस तरीके से खफा हो जाना, हार मान जाना, फिर लोग क्या करते हैं? आत्महत्या। तो ऐसा लोग कारण बताते रहते हैं, लेकिन आत्महत्या के पीछे एक व्यापक मनोरोग होता है। वह व्यक्ति मेनिया का शिकार हो सकता है, वह व्यक्ति सिजोफ्रीनिया का शिकार हो सकता है, वह व्यक्ति ऑटिज्म का शिकार हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। और जब वह करने लगता है और समय पर इलाज नहीं होता, तो या तो वह अपनी जान ले लेता है या तो किसी और को जान ले लेगा। समझ रहे हैं आप? तो बहुत ज़रूरी है, ये जो 5 बिंदु हैं आपको बताते हैं कि भारत में मनोरोग की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं भारत सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था 1982 में, ताकि मनोरोग के क्षेत्र में स्थिति बेहतर हो सके। भारत में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का इलाज करना था। इस कार्यक्रम में उनका पुनर्वास करना था, यानी कि उनको फिर से पुरानी स्थिति में लाना था, उनको एक आर्थिक सुरक्षा देना था, उनको एक सामाजिक सुरक्षा देना था, उनका रिहैब करना था, मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम करना था। यानी कि इस संवर्धन में यानी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए और प्रिवेंट करना था मानसिक रोगों को। आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 जारी की गई है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? तो 2014 में आई थी।
और इसको अंग्रेजी में मनोरोग को मेंटल इलनेस कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में आया है। इस अधिनियम के तहत आत्महत्या को अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस अधिनियम से पहले आत्महत्या को अपराध माना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, 3 मुख्य कदम है। एक तो कार्यक्रम है जो 1982 में, एक नीति है जो 2014 में, और एक अधिनियम है जो 2017 में जो मनोरोग से जुड़े हुए हैं। आइए प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प होगा। भारत में मनोचिकित्सक का ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर अभाव है। जी हाँ साथियों, है ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत मुश्किल से आधुनिक चिकित्सालय होते हैं जहां पर पट्टी वट्टी हो सके, थोड़े बहुत ट्रीटमेंट हो सके। मनोचिकित्सक की तो बात छोड़िए, अभी भारत सरकार को बहुत कार्य करना है। अगर वाकपटुता से, अगर लोगों के लोक लुभावन वादे से अगर हमारे नेता लोग आगे बढ़े तब इन समस्याओं को हल कर पाएंगे। अभी तो सत्ता संघर्ष चलता रहता हमारे देश में। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है कि अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है। तो आप जागरूक रहिए, सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करिए, तभी इन स्थितियों में परिवर्तन आ सकेगा। मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 में जारी किया गया था, तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुवीय विकार एक मानसिक रोग है, ये भी सही है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 1987 में निर्मित हुआ था, तो यह वाला कथन गलत है। यह अधिनियम अब लैप्स हो चुका है, इसकी जगह पर आ चुका है 2017। तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 से पहले मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 1987 था। तो यहाँ पर गलत हो गया है, गलत विकल्प का चुनाव करना था, तो गलत यही वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानसिक रोग के लिए विचार कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में आत्महत्या को अपराध घोषित किया गया है, तो यह साथियों गलत है। अपराध घोषित नहीं किया गया है बल्कि हटा दिया गया। पहले अपराध था, अब नहीं रह गया है। ग्रामीण क्षेत्र में मानसिक रोग को लेकर अंधविश्वास गहन रूप से प्रचलित है, तो यह कथन दूसरा सही है, यानी कि कथन दूसरा क्या होएगा, सही होगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन उससे पहले, धन्यवाद करने से पहले, मैं एक आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी अपने परिवार में मनोरोग को लेकर जागरूक रहिए और अंधविश्वास में बिल्कुल भी न पड़े। मनोचिकित्सक के पास जाएं, सरकारी सेवाओं का लाभ लीजिए, सरकार को पत्र लिखिए अगर आर्थिक कमी है तो, लेकिन इलाज हमेशा मनोचिकित्सक के जरिए ही कराइए। मनोरोगी पागल नहीं होता है, हाफ माइंड नहीं होता है, बस उसकी मस्तिष्क संतुलन अवस्था में नहीं रहती है। तो इसी आह्वान के साथ आज के इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। आप सभी का धन्यवाद।